हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आगे कंटिन्यू करना है। पिछली क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन में बेसिक देख लिया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेसिकली होता क्या है, कितने तरीके के एरर्स होते हैं, किन किन स्टेजेस पे हम एरर्स को अपने लोकेट करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स ये डिस्कस कर लिया था हमने। और हमने अपने पास स्टेज 1 एरर का एक क्वेश्चन भी कर लिया था, जहां हमने देखा था कि पहला स्टेज क्या होता है एरर लोकेट करने का, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बनाई नहीं और उससे पहले ही एरर हमें लोकेट हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय पासिंग अ स्टेटमेंट। हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करेंगे। और अगर रेक्टिफिकेशन में हमने कोई चीज डेबिट करनी है तो हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी 2 से, और अगर रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट करना है किसी अकाउंट को तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी हमारी बाय से। ठीक है, इतना हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम अपने पास आगे करेंगे, यह है हमारा स्टेज 2 एरर। स्टेज 2 एरर हमारे मेन एरर्स हैं जो एग्जाम में शायद पूछे जाएंगे। चांसेस स्टेज 3 एरर्स के भी हैं, चांसेस स्टेज 1 एरर्स के भी हैं, बट ज़्यादा चांसेस किसके हैं, स्टेज 2 एरर्स के। अगर सवाल एग्जाम में तुम्हें स्टेज ना बताए किस स्टेज पे एरर है तो और तरीका भी ना दे कि तुम ढूंढ पाओ, तो तुम ऑटोमेटिकली स्टेज 2 का एरर पकड़ोगे और स्टेज 2 के एरर की तरह सॉल्व करोगे। स्टेज 2 का एरर मतलब क्या, आपने ट्रायल बैलेंस बना ली, ट्रायल बैलेंस आपकी मैच नहीं हुई और आपको फिर बाद में पता चल रहा है कि आपको ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं हुई तब पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। बट आपने क्या किया, आपने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया तब तक। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ये नहीं बनाए हैं, बट ट्रायल बैलेंस बन गए और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई है आपकी। तब आपको क्या करना है, एरर्स रेक्टिफाई करने हैं। और वो कैसे रेक्टिफाई होंगे, बाय पासिंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री। हम एक जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। ये मत करना, ये मत सोचना कि हम बैक डेट में जाके अपनी जर्नल एंट्री को डिलीट कर देंगे कंप्यूटर में या उसको जाके काट देंगे जैसे हम बुक में करते हैं अपनी। काट नहीं सकते, हम क्या करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेज 2 का एरर है। अब हम इसी के ऊपर अपने पास आज सवाल पिक करेंगे। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको जरा साफ कर दूं, 1 मिनट आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं, आ जाओ। दिख रहा ना सबको, देखो क्या कर रहा है, नहीं जरूर नहीं होता। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। तो कह रहा है ये कुछ एरर्स हुए हैं जो राम प्रसाद एंड सन्स की बुक में हुए हैं, हमें क्या करना है, नेसेसरी एंट्रीज देनी है। तो नेसेसरी एंट्रीज बोलते ही क्या हो जाएगा हमारा स्टेज 2 का एरर, क्योंकि अगर स्टेज 1 का एरर होता तो वो एंट्री नहीं मांगता, तो क्या मांगता, स्टेटमेंट मांगता। अभी मांग रहा है वो एंट्री, यानी कि स्टेज 2 का एरर मांग रहा है वो। ठीक, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास 7 एरर्स हैं। ठीक है, हमने 7 एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो आओ सब लोग अपने पास रजिस्टर्स खोल लो और करना शुरू करो। 3 कॉलम बनाएंगे हम अपने पास। पहला है करेक्ट एंट्री, दूसरा है रॉन्ग एंट्री और तीसरा है रेक्टिफाइंग एंट्री। आ जाओ, हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज जो हमारे पास 7 एंट्रीज है, पहले उनकी सोचेंगे करेक्ट एंट्री क्या है, फिर उनकी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है, आओ सवाल देखो। सबसे पहले क्या कह रहा है, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। हमने 500 रुपये पे करे किसके लिए, फॉर फर्नीचर। इट हैज बीन चार्ज्ड टू, चार्ज टू को मैंने बोला था क्या मतलब होता है, लिखवाया था ऊपर। अगर लिखा है पोस्टेड या चार्ज्ड तो क्या है, एरर है इन ओनली 1 अकाउंट। ठीक है, या डेबिटेड टू क्रेडिट टू लिखा है तो भी एरर इन 1 अकाउंट। अब देखो क्या बोल रहा है,
500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज्ड टू परचेजेज अकाउंट। तो पहली चीज तो सोच के बताओ नॉर्मल एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने जो फर्नीचर खरीदा। लिख दो फर्स्ट एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट टू बैंक 500। ठीक है, उसने क्या बोला, इट हैज बीन चार्ज्ड टू परचेजेस। चार्ज टू का मतलब एक अकाउंट में गलती, तो बताओ कौन से अकाउंट में गलती हुई है, फर्नीचर में या बैंक में? फर्नीचर में, यानी कि उन्होंने क्या एंट्री कर दी, परचेजेस टू बैंक। ठीक, अब हमें सोचनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, तो मेरे साथ साथ चलना है, बुद्धि लगानी बहुत नॉर्मल सी है। चलो देखते हैं यही बनती है क्या। आओ देखो रीड करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट? क्या डेबिट हुआ, क्या डेबिट हुआ? नहीं, क्या मैंने पूछा जा रहा हूं, मेरा सवाल है क्या फर्नीचर डेबिट हुआ है? नहीं, तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ ना, करो डेबिट। ठीक, अगला बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है, ये ठीक हुआ है, कुछ नहीं करेंगे, जो होना चाहिए था वही हुआ है ना, बढ़िया, कुछ रेक्टिफाइंग तो करने की जरूरत नहीं। परचेजेस डेबिट हुआ, क्या ये डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो क्या करेंगे, फालतू में डेबिट हुआ ना, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस, बैंक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट होना चाहिए था तो ठीक हुआ है। ठीक, आ रहा समझ आशा? आ जाओ सेकेंड एंट्री देखते हैं। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹50। जब मैंने वर्ड लिखा, यहां पे लिखा डेबिटेड टू, तो कहां कितने जगहों पे गलती है? एक जगह पे। तो देखो रिपेयर्स करवाए बिल्डिंग पे, हमने उसको डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सबसे पहली चीज, टू बैंक या कैश, रिपेयर्स डेबिट टू बैंक या कैश, लिख दो। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स डेबिट टू कैश 50 रुपए। उन्होंने क्या एंट्री कर दी, क्या कह रहे हैं, इट हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग, तो किस जगह पे गलती है, एक की दो? एक, कौन से में, रिपेयर्स में, तो उन्होंने क्या कर दी एंट्री, बिल्डिंग डेबिट टू कैश। अब रेक्टिफाइंग सोचनी है, साथ साथ चलना मेरे। रिपेयर्स डेबिट होना चाहिए था, क्या रिपेयर्स डेबिट हुआ है? नहीं, तो फिर रिपेयर्स डेबिट करो, जो होना चाहिए था वही नहीं हुआ, तो अब करो। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्या कैश क्रेडिट हुआ है? हुआ है। बिल्डिंग डेबिट हो गई, क्या बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए थी? नहीं, बिना बात के डेबिट हो गई, तो अब सुधारने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। 100 रुपए प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको कहां किया, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो पहली चीज करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, आगे टू कैश, लिख दो। और वो क्या कह रहा है, इट हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश।
रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है क्या? क्या बनेगी? क्या? ड्रॉइंग्स डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस, बिल्कुल जैसे ऊपर करा था। एक मिनट में जरा और लाइंस खींच लूं। नेक्स्ट, 100 रुपीज पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हमने 100 रुपये रेंट पे किया, उसको डेबिट कर दिया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए पहले? रेंट टू कैश। उन्होंने एंट्री क्या कर दी? इट हैज बीन डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, तो एंट्री कर दी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना था रेंट? 100 रुपये। 100 रुपये। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या दिख रही है? रेंट टू लैंडलॉर्ड। चैप्टर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आसान है चैप्टर। क्या सारी एंट्रीज अब ऐसी होंगी कि एक डेबिट करना चाहिए था दूसरा डेबिट कर दिया? नहीं, ये सवाल में जरूर तुम्हें मिलेगा, बट आगे की एंट्रीज अगले क्वेश्चन में चेंज होने लगेंगी। ठीक, अगला, सैलरी ₹125 पेड टू अ क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने एक क्लर्क को 125 रुपए की सैलरी पे करी, उसको डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी टू कैश। डाल दो 125। क्या कर दिया उन्होंने? उसका क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो एंट्री कर दी उन्होंने क्लर्क डेबिट टू कैश 125। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है? सैलरी डेबिट टू क्लर्क। अगला छठा पॉइंट, 100 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ। हमें 100 रुपये रिसीव हुए शाह एंड कंपनी से, हमने उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? शॉ के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। तो पहली चीज, करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव हो रहा है टू शाह एंड कंपनी, लिख दो। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश टू शाह एंड कंपनी। कितना था अमाउंट? 100 रुपए। वो क्या कह रहा है? इसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? शॉ में, यानी कि एंट्री क्या करी? कैश डेबिट टू शॉ। ठीक, साथ साथ चलेंगे। कैश डेबिट होना चाहिए था, क्या कैश डेबिट हुआ है? हुआ है। अच्छा, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, क्या शाह एंड कंपनी क्रेडिट हुआ? नहीं, नहीं हुआ, तो अब कर दे टू शाह एंड कंपनी। ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब शॉ एंड कंपनी क्रेडिट हो गया, क्या शॉ क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, बिना बात क्रेडिट हुआ, तो क्या कर देंगे? डेबिट। लास्ट, ₹700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वॉज चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। मैंने वर्ड लिखवा रखा है, अगर लिखा हो चार्ज्ड टू
तो मतलब सिंगल। तो कह रहा है 700 रुपये पे करे कैश में टाइपराइटर के लिए, उसको हमने कहाँ डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। तो बताओ करेक्ट एंट्री पहले क्या होनी चाहिए थी, टाइपराइटर टू कैश। अमाउंट कितना था मैं भूल गया, 700 रुपये। वो कह रहा है इट हैज बीन चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया। अब कौन से अकाउंट में गलती करी, टाइपराइटर में गलती करी या कैश में गलती करी, टाइपराइटर में। तो उसने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया यहां पे। ठीक, बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए, टाइपराइटर डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा फिनिश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। हमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है। तो हमारे पास 1 2 3 और यहां पे कितने हैं, 4 5। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। फिर से वही 3 कॉलम बना लो। क्वेश्चन नंबर 3, पहले करेक्ट एंट्री आएगी, फिर रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। सर क्या हमें एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, जी नहीं, एग्जाम में तुमने सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो सर हम यूं क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारे को दिखे कि भैया करेक्ट क्या है रॉन्ग क्या है, तुम्हें रेक्टिफाइंग बनानी आ जाए। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है मैं एग्जाम में जाने से पहले कि हमारे को रेक्टिफाइंग एंट्री खुद पता हो कि क्या होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, अ परचेज ऑफ बुक्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। हमने क्या किया है, परचेज करी है बुक्स राम से 150 रुपए की, इसको हमने कहां डाल दिया, रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। ठीक, तो हमने बुक्स परचेज करी राम से, करेक्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए थी। हाँ देखो, अगर उन्होंने बुक्स परचेज करी हैं तो यहां पे हम उसको परचेजेस में डालेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि उनका काम बुक्स का है, तो हम मानेंगे कि ये बुक्स उसके गुड्स हैं जिसमें वो डील करता है। ठीक है, तो वो 150 रुपए की बुक्स राम से लेके आया, उधार पे लिए या कैश में, उधार पे। कैसे पता उधार पे है, क्योंकि ये नहीं लिखा कहीं पे भी कैश, और पार्टी का नाम दे दिया उसने राम, तो हम मान के चलेंगे कि उसने उधार पे लिए। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट टू राम 150। चला गया समझ। अब वो क्या कह रहा है, इट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। उन्होंने मान लिया कि ये सेल्स हो गई है राम को उधार पे। ठीक है, तो अगर इन्होंने मान लिया कि राम को उधार पे सेल हुई है तो उन्होंने एंट्री क्या करी होगी, राम टू सेल्स। अगर खरीदोगे तो परचेजेस टू राम, और अगर बेचोगे तो ऑपोजिट हो जाएगी, राम क्रेडिट की जगह पे क्या हो जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। करेक्ट, आगे बढ़े। अब रेक्टिफाइंग एंट्री सोचनी है हमने। तो देखो परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, क्या परचेजेस डेबिट हुआ है, नहीं, तो अब कर दे, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, करो डेबिट। ठीक,
राम क्रेडिट होना चाहिए था, क्या राम क्रेडिट हुआ? नहीं। तो क्या करें, आप कर दें, एक लाइन छोड़ देना, लिखो टू राम। आगे राम, अगली यहां पे देखो, राम डेबिट हो गया, क्या राम डेबिट होना चाहिए था? नहीं, बेकार में डेबिट हुआ राम, तो क्या करें अब, राम को क्रेडिट कर दें, कितने से? 150 से। तो 150 से तो पहले हो रहा था, 150 से और कर देंगे तो कितने से हो जाएगा? 300। आगे सेल्स क्रेडिट हो गया, क्या क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, ये बेकार में क्रेडिट हुआ, तब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बढ़े आगे, किसको नहीं आया समझ? आ गया? प्रशांत आया? नेक्स्ट, a credit sale of goods amounting to rupees 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। अभी जो सवाल किया था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अभी हमने क्या किया था, माल खरीदा था, कहां डाल दिया था? सेल्स बुक में। अब क्या किया, माल उधार पे बेचा, डाल दिया परचेजेस में। तो बताओ, पहली चीज, क्रेडिट सेल करी 120 रुपए की रमेश को, एक्चुअल में ये एंट्री हुई थी, तो करंट एंट्री क्या होगी बताओ? रमेश टू सेल्स लिख दो। और उन्होंने कर क्या दी? इट हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेजेस बुक, उन्होंने इसको परचेजेस मान लिया, तो उन्होंने एंट्री क्या कर दी? परचेजेस डेबिट टू रमेश। अब 2 मिनट लो, एक बार खुद ट्राई करो रेक्टिफाइंग एंट्री। जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही करते हुए चलना। क्या करना, हर एक को देखते हुए चलना, ये हर एक को देखते हुए चलना, तुम्हारे पास अपना आप एंट्री हो जाएगी। बनी? क्या बनी? ये बनी, रमेश डेबिट टू सेल्स टू परचेजेस, बन गई? देख रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ, अपने आप बनती जाएगी। रमेश डेबिट 240 टू सेल्स टू परचेजेस। मैं लाइंस एक्सटेंड कर दूं। और बताओ, इतने से मरे मरे से सवालों के तुम्हें 5 से 7 नंबर मिल जाते हैं। अगला देखो, ऑन 31 December 2011 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न्ड बाय हरिशरण and were taken in inventory on the same date but no entry was passed in the books। कह रहा है 31 दिसंबर पे 300 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दिए, किसने? हरिशरण ने। उनको हमने इन्वेंट्री में भी ले लिया उसी डेट पे, बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। बताओ, पहली चीज, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हरिशरण ने 300 रुपए की गुड्स रिटर्न कर दिए, पहले तो इस बात की करेक्ट एंट्री क्या होगी?
सेल्स रिटर्न टू हरिशरण, क्योंकि माल रिटर्न हुआ है, तो डाल दो पहली एंट्री करेक्ट। $300। अब वो क्या कह रहा है, दे वर रिटर्न बाय हरिशरण वर टेकन इन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स। बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई, ये लो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कह रहा है उनको इन्वेंट्री में हमने ले लिया है, तो सोच के बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई। बोलो, पास ही नहीं करी, अच्छा नो एंट्री, देखो लिखा है नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स, तो क्या हुआ, कुछ एंट्री नहीं हुई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर देखो दे वर टेकन इन इन्वेंट्री, हमने इन्वेंट्री में ले लिया है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो उन्होंने एंट्री कर दी सर स्टॉक डेबिट टू हरिशरण। नहीं, जब वो यहां लिख रहा है, समझ लो ये मतलब, ये आगे चल के तुम्हारे लिए रियल लाइफ में भी काम आएगा। जब वो लिख रहा है कि दे वर टेकन इन इन्वेंट्री, इसका मतलब होता है कि उन्होंने फिजिकली स्टॉक अपने पास रख लिया है, फिजिकली सामान गोदाम पे रख दिया है, बस इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। ठीक है, तो फिजिकल में मतलब क्या है, मैं तुम्हारे को सामान देके जा रहा हूं वापस, तो तुम क्या करोगे, रखोगे ना अपने पास, पकड़ोगे ना और रखोगे अपने स्टॉक में, तो वो ये बात कर रहा है। जब जर्नल एंट्री पास करने की बारी आई तो कुछ नहीं हुआ। तो बताओ करेक्ट एंट्री ये, नॉन एंट्री ये, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, यही एंट्री हो जाएगी, लिख दो। सेल्स रिटर्न टू हरिशरण। नेक्स्ट, अच्छा अब तो यहीं पे ही है। अगला क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैड बीन रिटन ऑफ एज अ बैड डेट इन अ प्रीवियस ईयर was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। सवाल समझ में आया, कह रहा है 200 रुपये ड्यू थे हमारे महेश चंद से, इनको हमने क्या कर दिया था, इनको राइट ऑफ कर दिया था एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हमने इसको बैड डेट मान लिया था और बैड डेट की तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। अब क्या हुआ, ये अनएक्सपेक्टेडली रिकवर हो गए, महेश चंद ने आज आके वो जो पिछले साल वाले 200 रुपए थे आके दे दिए। ठीक है, और हमने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया कहां पे, टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। ठीक है, पहले बताओ इसकी करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाकी लोग बेड रिकवर, बिस्तर रिकवर कर रहा तू, कैश डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमने सब जर्नल एंट्री के चैप्टर में पढ़ रखा है। जिसको याद नहीं आ रहा है जर्नल एंट्री को रिवाइज करके आओ। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, अब वो क्या बोल रहा है, इट हैज बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पोस्टेड टू मतलब कितनी जगह पे गलती, एक जगह पे गलती। अब बताओ किधर गलती करी, कैश में करी या बैड डेट्स रिकवर्ड में करी है, नालायक, बैड डेट्स रिकवर्ड में। पैसा तो आ रहा है, वो पैसे को तो रिकॉर्ड करेगा, उसने महेश चंद के नाम से डाल दिया, ना कि बैड डेट्स रिकवर्ड। तो सोचो कैश डेबिट होना चाहिए था, क्या कैश डेबिट हुआ, हाँ ये ठीक हुआ।
ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्या ये क्रेडिट हुआ? बैड रिकवर्ड नहीं हुआ। अब करो, ठीक है। कैश का तो हम कर ही चुके हैं। महेश चंद क्रेडिट हो गया, क्या महेश चंद क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, तो अब डेबिट करेंगे। अगला, अ चेक ऑफ ₹100 received from मनमोहन was dishonored and had been posted to the debit of sales return account। एक बंदा था मनमोहन, वो हमें चेक दे के गया था, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया और आज वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, पैसा नहीं आया उसके, ठीक है। हमने उसको कहां डाल दिया? पोस्ट कर दिया, कहां पे? टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो चेक डिसऑनर हुआ मनमोहन का, इसकी करंट एंट्री क्या होनी चाहिए? मनमोहन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया, मनमोहन टू चेक डिसऑनर, बहुत बढ़िया। ये है एमएम, है एमएम मनमोहन, ठीक है। इसने तुम्हें दिया एक चेक और तुमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया। बताना, जब तुमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा तब तुमने इसकी एंट्री क्या करी होगी? क्या करी होगी? नालायक। बैंक टू मनमोहन, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और मनमोहन से जो पैसा आगना था वो आ गया, यानी कि मनमोहन जो मेरा डेटर था वो खत्म होकर क्रेडिट हो गया। ये एंट्री होनी थी किसकी? डिपॉजिट की। तुम्हें लग रहा था कि बैंक में पैसा आ गया और तुमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, पर जब पैसे आने की बारी आई 2 दिन बाद तो पैसा नहीं आया, तो क्या एंट्री होगी? मनमोहन टू बैंक, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मनमोहन टू बैंक। कितने का चेक था? 100 रुपए का। वो क्या कह रहा है? इट हैज बिन डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न, शायद, हाँ, इट हैज बिन डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई? सेल्स रिटर्न टू बैंक, एक अकाउंट में गलती। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है, क्या होगी? मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एग्जाम में ये वाला सवाल आया था इस बार, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस एंड ओपनिंग अ सस्पेंस, ठीक है। अब देखो, सस्पेंस अकाउंट क्या है? जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त अगर हमारी कोई साइड मैच नहीं हो रही तो मैच करने के लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर मान लो इस साइड पे आ रहा है 1 लाख और यहां आ रहा है मान लो 1,25,000, तो हमें क्या करना पड़ता है? दोनों में से जो साइड बड़ी है वो साइड का टोटल दोनों तरफ लिखना है। अब यहां पे जो आइटम्स है उनका टोटल कितना है? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे? एक सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे यहां पे, कितने का? 25,000 रुपए का। तो जैसे यहां पे 25 किया तो 1 लाख प्लस 25, ये कितना हो गया ऑटोमेटिकली?
1,25,000। ठीक है, फिर हमें आगे चल के क्या करना होता है, इस सस्पेंस अकाउंट को खोलना होता है और इसके अंदर देखना होता है कि कौन सी आइटम्स किस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब सवाल ने बोला क्या, कह रहा है करेक्ट करो एरर्स दो केसेस में, एक तो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और दूसरा बाय ओपनिंग अ सस्पेंस। तो अगर विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट कह रहा है, यानी कि वो मांग रहा है बाय अ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेज 1 के एरर की तरह लोकेट करो, की तरह एंट्री करो। और जहां कह रहा है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस, तो वहां पे वो एक तरीके से एंट्री मांग रहा है। ओपनिंग हो रहा है वहां पे, मतलब हाँ, जहां ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है वहां पे कह रहा है जर्नल एंट्री होनी चाहिए, और जहां कह रहा है सस्पेंस नहीं खोलना वहां पे क्या करना है, स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करना है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट कहां खोलता है, जहां पे या तो एक जगह पे गलती है, या फिर आपके डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहे, उनको मैच करने के लिए सस्पेंस खोला जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर तो एक ही खाते में गलती है, दूसरी तरफ सब ठीक है, तो सस्पेंस खुलेगा। या फिर आपके डेबिट में कुछ आ रहा है, क्रेडिट में कुछ आ रहा है, बट वो मैच नहीं हो रहा। जर्नल एंट्री में क्या कहते हैं, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना, अगर वो डेबिट और क्रेडिट आपके मैच नहीं हो रहे, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो फिर जर्नल एंट्री के बीच में वहां पे फिर हम सस्पेंस डाल देंगे मैच करने के लिए। ठीक है, आओ सवालों से ज्यादा समझ में आएगा बेहतर। तो कह रहा है इनको करना है कैसे, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और दूसरा सस्पेंस। तो एक काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, फिर कैसे करोगे, जो छूट जाएगा? कोई नहीं, जाओ। तो पहला करते हैं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा बाय ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। चलो जी, सबसे पहले कह रहा है सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 शॉर्ट। सेल्स बुक का जो टोटल है हमने 100 रुपए से कम लगाया है, टोटल्ड शॉर्ट। तो अगर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस से करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट शुड बी credited with 100। है, और स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा हमारा, बाय से। तो कोटेशन मार्क्स ओपन करो, लिखो बाय अंडर कास्टिंग, लिखते रहो सब लोग, ऑफ सेल्स ₹100। 100 रुपए से कम टोटल कर, मतलब 100 रुपए से कम क्रेडिट किया तो क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करने के लिए स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है बाय से। ठीक है, अगर इसको जर्नल एंट्री से करना है तो सोचो, हमने सस्पेंस सॉरी यहां पे सस्पेंस ओपन करना है, तो 100 रुपए से कम क्रेडिट किया तो अब करेंगे क्रेडिट, तो टू सेल्स 100। अब गलती सिर्फ एक अकाउंट में, सिर्फ सेल्स में, दूसरी तरफ कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे ऊपर, सस्पेंस लिखेंगे। ₹100 से कम क्रेडिट किया था तो हमने 100 रुपए से क्रेडिट कर दिया, डेबिट में सब कुछ ठीक था तो फिर हमने डेबिट में डाल दिया सस्पेंस। अगला देखते हैं, कह रहा है गुड्स वर्थ 150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी have not been recorded anywhere। 150 रुपए के गुड्स ग्रीन एंड कंपनी ने रिटर्न किए, इनको हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब क्या हुआ, एंट्री पूरी मिस कर दी, करेक्ट, पूरी एंट्री मिस कर दी। तो ग्रीन कंपनी ने गुड्स रिटर्न करे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए,
सेल्स रिटर्न टू ग्रीन कंपनी, क्या सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन कंपनी। अब इसके अंदर क्या जर्नल एंट्री में कहीं सस्पेंस खुल रहा है? ये जो जर्नल एंट्री हमने बोली, क्या इसमें सस्पेंस खुल रहा है? नहीं ना। तो ये दोनों तरफ खुल सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, सस्पेंस नहीं खोलना और इसमें खोलना भी है, बट इसमें जरूरत ही नहीं है। तो एंट्री क्या होगी, दोनों तरफ सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी, दोनों तरफ आ जाएगी एंट्री। कितने का था ये? 150। यहां पे तो सस्पेंस ओपन करना ही नहीं था, यहां ओपन करना है बट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री में कहीं बन नहीं रहा, कोई गैप ही नहीं है, ना डेबिट क्रेडिट से छोटी है ना एक तरफ गलती है, दोनों तरफ यही हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, गुड्स परचेज्ड ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, तो हमने गुड्स परचेज करे 250 रुपए के, किससे? सप्लायर से। सप्लायर का नाम क्या है? गुप्ता एंड कंपनी। 250 रुपए की गुड्स खरीदे, हमने क्या किया, उसको पोस्ट किया सप्लायर के डेबिट पे। अब जब वर्ड लिखा है पोस्टेड, तो कितनी जगह पे गलती? एक। तो एक बार मैं ऐसी रफ में ला रहा हूं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताना? गुप्ता से हमने माल खरीदा, परचेजेस डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। ये नहीं लिखा कैश में है और पार्टी का नाम दे दिया। ठीक है, ये मैं रफ में कर रहा हूं, तुम ये कितने का? 250 का ना। हाँ, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया? रॉन्ग एंट्री। बताओ, उसने लिखा इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। तो बताओ रॉन्ग एंट्री कहां, एरर कहां किया है? परचेजेस में किया है, गुप्ता में किया है? इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर। उन्होंने गुप्ता एंड कंपनी में गलती करी है। गुप्ता एंड कंपनी को क्या करना चाहिए था? पर क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या परचेजेस में कोई गलती करी है? नहीं। तो उन्होंने पता है क्या किया है? उन्होंने एंट्री करी है परचेजेस डेबिट, गुप्ता एंड कंपनी डेबिट, और क्रेडिट में कुछ नहीं किया। तुमको कि सर ऐसा हो नहीं सकता, जब जर्नल एंट्री करते हैं तो इतना तो पता होना चाहिए उसको कि एक डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो मैं बताता हूं किया क्या है वहां पे। तुम लोग ये सोच के मत बैठना कि जर्नल एंट्री एक्चुअल में ही हो गया। हुआ बेसिकली क्या है, जब परचेजेस की लेजर में पोस्टिंग करने गया वो, तो परचेजेस में डेबिट किया गुप्ता एंड कंपनी। जब गुप्ता एंड कंपनी के लेजर में जाके पोस्ट करना था, वहां पे क्रेडिट करना चाहिए था, वहां पे क्या कर दिया उसने? गुप्ता एंड कंपनी में भी डेबिट कर दिया। लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ हो गई, तभी तो वर्ड लिखा है पोस्टेड टू। तो पोस्टिंग कहां होती है? लेजर में तो पोस्टिंग होती है ना। तो जो उसने वहां पोस्ट करा उसकी वजह से जर्नल एंट्री ये बन गई। आया समझ? अब रेक्टिफाइंग हमने सोचनी है। तो देखो, परचेजेस डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ? हो गया। जितने से डेबिट हो जाए तो उतने से डेबिट हुआ, ये तो ठीक हो गया। गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, क्या गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हुआ? नहीं। तो पहले एक बार क्रेडिट करेंगे। कितने? 250 से। ठीक, ये वाला परचेज तो हो गया। गुप्ता एंड कंपनी यहां पे डेबिट हो रहा है, गुप्ता एंड कंपनी यहां डेबिट हो रहा है, क्या डेबिट होना चाहिए था? नहीं। बिना बात के डेबिट हुआ, क्या करें? क्रेडिट। कितने से? 250 से। तो 250 से तो पहले ही हो रहा था, 250 से और कर देंगे, यानी कि 500। ये भी हो गया। ऊपर कुछ बचा?
नहीं, तो ऊपर क्या लिखेंगे? ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी ये। अब इसमें सस्पेंस खुल रहा है, तो ये वाला कहां चला जाएगा? सस्पेंस में। और इसमें सस्पेंस नहीं खोलना तो क्या करेंगे? गुप्ता एंड कंपनी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 500 से। तो एक काम करो, ये वाला जो पोर्शन है ना, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ये वाला इसमें कॉपी कर दो। बाय ओपनिंग सस्पेंस में करना है ना, यहां पे सस्पेंस खुल रहा है ना, तो जो मैंने ये तुम्हारे लिए वर्किंग करी है, इस वर्किंग को ये यहां डाल दो बाय ओपनिंग सस्पेंस में। छोटा छोटा फंसा के लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालो ना, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग। कर लिया? अब अगर हम विदाउट ओपनिंग सस्पेंस करेंगे तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे कि गुप्ता एंड कंपनी शुड बी क्रेडिटेड विद ₹500। लिखो। बाय error in posting ₹500। यहां पे हमने कॉपी कर ही लिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कर रहा है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गुलाब एंड सन्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस डे बुक। हमने फर्नीचर खरीदा गुलाब एंड सन्स से, कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी जल्दी से? फर्नीचर टू गुलाब। क्या कर दिया? इट हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक। उन्होंने कहां डाल दिया इसको? परचेजेस में, यानी कि एंट्री क्या करी? परचेजेस टू गुलाब। तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू गुलाब, एंट्री कर दी परचेजेस टू गुलाब। रेक्टिफाइंग एंट्री गलत, फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस। क्या इसमें सस्पेंस खुल रहा है कहीं? नहीं, तो ये एंट्री दोनों तरफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों में, एक में लिखा है सस्पेंस खोलो, एक में मत खोलो, खोली ना कहीं पे भी, तो दोनों तरफ सेम एंट्री। फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस, ये है 1000 रुपए का, तो ये यहां पे भी सेम हो जाएगा। अगला फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ से पहले मैं एक पॉइंट पिछली क्लास का रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर सवाल में लिखा है कि इट हैज जर्नल एंट्री, जो भी अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन है, इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट ओमिशन, मतलब ना डेबिट पोस्ट हुआ है ना क्रेडिट, पूरी की पूरी एंट्री ही मिस आउट कर दी गई है। ठीक है, बट अगर सवाल में लिख दे इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक बट इट हैज बीन पोस्टेड टू दिस अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि एक अकाउंट में गलती हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल में लिखा है सिर्फ इतना, इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक, मतलब कहीं भी नहीं हुआ, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। बट अगर लिखा है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक बट इट हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कुछ भी, यानी कि क्रेडिटर डेटर में हो चुकी है,
एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ नहीं हुआ, मतलब एक अकाउंट में गलती है फिर। ठीक है, अब रीड करो। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक ₹15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कह रहा है हमें रेड एंड ब्लैक से 15 रुपए का डिस्काउंट मिला था, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। सर कैश बुक में तो दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। हमें तो स्कूल में ही सिखाया जाता था, तो मैं स्कूल में अधूरा सिखाया जाता था, इनकम्प्लीट। 3 कैश बुक्स होती हैं, 3। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश होता है, दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर होता है एक कैश कॉलम और एक डिस्काउंट का कॉलम। तुम्हें सिखाया जाता था एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। जो डबल कॉलम होती है ना, वो एक्चुअली में कैश और डिस्काउंट का कॉलम होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है जिसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम आता है। ठीक है, तुम्हें स्कूल में डिस्काउंट का सिखाया जाता था। ठीक है, तो कैश बुक का ट्रिपल कॉलम जो होता है उसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट 3 होंगे। डबल कॉलम में कैश और डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ रेड एंड ब्लैक से, हमने कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं डाला। ठीक है, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बताओ दोनों एंट्री मिस हो गई या एक? दोनों। बोल तो रहा है इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर तुम अगला पढ़ो, अगला ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। तब यहां पे एक जगह पे गलती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, अब ये मत कहना, ये कह रहा मुझे पता है आंखों में क्या चल रहा है कि सर कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम है, वही तो गलती हुई है। एक बार बुद्धि लगाओ, रेड एंड ब्लैक से हमें 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसकी जर्नल एंट्री बताओ मुझे क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी, रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15 रुपए का। ठीक है, अब ये बताओ अक्षय, जैसे तेरे दिमाग में चल रहा है कि सर डिस्काउंट में हुई है, कैश बुक में हुई है ना, तो डिस्काउंट में, क्या ये रेड एंड ब्लैक कैश बुक में लिखेगा तू? नहीं ना, तो ये क्या हुआ? दोनों तरफ की गलती हुई। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी ₹18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। हमने इस बार 18 रुपए का डिस्काउंट किसको दिया है? जी मोहन को। पहले हमें मिला था, अब हमने दिया है किसको? जी मोहन को। बताना इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अगर वो सिर्फ इतने पे रुक जाता, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, तो मतलब पूरी की पूरी एंट्री मिस हो गई। अब क्या कह रहा है? इट हैज हाउएवर बीन, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, यानी कि जी मोहन में पास हो गई है, किस में नहीं हुई? सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में नहीं हुई। और अभी जो करने वाले हैं उसमें ये पूरी की पूरी एंट्री ही मिस आउट हो गई है। तो ये तो दो, इसमें कहीं सस्पेंस आ रहा है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ सेम एंट्री, ये एंट्री बिल्कुल ही कहीं नहीं लिखी हुई, तो लिख दो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों तरफ। ₹15 और इधर भी सेम। ठीक, और इधर क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन में ये तो हो गई, ये वाली नहीं हुई, तो बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू जी मोहन,
मल्टीपल एंट्रीज आ रही है, बुद्धि लगाओ, सोचो, ये करेक्ट एंट्री है, ये होनी चाहिए थी, एंट्री हुई क्या बताना, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, कह रहा इट हैज नॉट, ये लो, जी मोहन कंपनी को 18 रुपए का डिस्काउंट दिया, इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। तो रॉन्ग एंट्री बताओ क्या हुआ, ब्लैंक है और टू जी मोहन है। तो सोचो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ, नहीं, कर दो। अभी रुक जाओ, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 18 रुपए, जी मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ, हुआ, तो ये तो कट गया, नीचे कुछ बचा नहीं, टू सस्पेंस, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। अब इसमें तो क्या कह रहा है, सस्पेंस मत खोलो, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या कहेंगे कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे 18 रुपए से, डेबिट करते वक्त स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा, 2 से, तो लिखो यहां पे डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड with 18 rupees to omission in posting, मिस आउट कर दिया ना हमने, तो omission, to omission in posting और यहां क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। किसी ने अगर करेक्ट और रॉन्ग रेक्टिफाइंग करके करना है तो वैसे कर लेना, मैं यहाँ पे सीधी सीधी फाइनल एंट्री लिख रहा हूं। आज समझ में आ रहा है, घर जाओगे तो नहीं आएगा, तो जिसको लग रहा है कि घर जाके शायद ना आए समझ, याद ना आए, तो इसके अंदर करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइंग वाला बना लो, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर, तुम्हें जिसको ठीक लग रहा है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, यहां पे तो समझ में आ जाता है, घर जाते हो तो लगता है अबे ये भूल गए। तो जिसको 3 कॉलम बना के करना है 3 कॉलम बना के कर लो। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं फिर। अभी इसके अंदर हमारे पास 3-4 सवाल और हैं, इसको फिर अपने पास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई चीज जो लग रहा है दोबारा कर ले, नहीं, ठीक, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।